Hello students, how are you all? So now we are going to start the in-text and exercise solution of chapter number 5 of class 10 science, that is periodic classification of elements. So let us quickly revise the name of the topics that we have learnt in this chapter and that we have exempted in this chapter. First of all, we have learnt about the importance of the classification. The importance of the classification is to make the study easier of the elements. 118 एलिमेंट्स है, इन सब का स्टडी अगर हम इजी करना है देन वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डोब्रेनियर. Even though the Dobrenius classification was not accepted and it was rejected, but he was the pioneer to start the classification. Even he didn't have 118 elements. उनके पास सभी elements नहीं थे. उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए जिनका फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक मास का एवरेज मिडल सेकेंड एलिमेंट का मिल जाता था, हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. द सेकेंड अटेम्प्ट वाज मेड बाय न्यूलैंड. तो न्यूलैंड ने उनके थोड़े सालों बाद अटेम्प्ट किया. उनके पास भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, तकरीबन 56 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट. ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, गेव द लॉज ऑफ ऑक्टेव्स. Dobrenius tried Newland's law of octaves. Every eighth element has a similar chemical properties. तो उनके भी कुछ limitations आए. He also didn't have the whole classification. The third one was very well attempted by the Mendeleev. Mendeleev ने बहुत ही बढ़िया attempt किया. He also didn't have 118 elements, but जितने भी थे उतने सारे के सारे उसने classify कर दिए. That was 63 elements were presented by the Mendeleev in its Mendeleev periodic table. तो सारे के सारे classify कर दिए. He explained the chemical properties that were not explained by the before two attempts, that was by Dobrenier and Newland. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से chemical properties को explain किया. इन तीनों टेबल का एक लिमिटेशन क्या होता है, कॉमन लिमिटेशंस अगर हम गिने तो, दैट ऑल द थ्री साइंटिस्ट classified the elements according to their atomic mass. Second elements, all the elements were not present, so they could not classify all the elements. So these are the major limitations. Now from the Mendeleev's periodic table, scientists inspire हुए, chemists inspire हुए after the concept given by the Henry Moseley ने जैसे ही concept दिया of the atomic number, क्योंकि उनको पता था कि एटॉमिक मास सही नहीं चल रहा है. वो आइसोटॉप्स के बारे में देखो, यहाँ पे अगर हम मेंडेलीव की बात करें तो मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास एक ही एलिमेंट, हाइड्रोजन का भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो एक ही एलिमेंट के मास चेंज होते हैं. तो इसमें से कौन से हाइड्रोजन के मास के अकॉर्डिंगली हम टेबल में अरेंज करेंगे. सिमिलरली लिथियम के भी आइसोटॉप्स होते हैं, मतलब उसके चेंज हो सकते हैं. फिर आइसोबार्स वाला भी कॉन्सेप्ट है, दो एलिमेंट के भी मास सेम होते हैं. सो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट करना ठीक नहीं रहता है. क्लियर. उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. लेकिन कुछ कुछ जगह पे उसमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते थे कि कम मास वाला पीछे, ज्यादा मास वाला आगे रखा हुआ है. कभी कभी हमें वो एक्सेप्शंस देखने को मिलते थे इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. फिर जो एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट आया तो उससे साइंटिस्टों को पता चला कि एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर वुड बी मोर प्रेफरेबल फॉर क्लासिफाइंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. देन modern periodic table was prepared. The large table was prepared as compared to the Mendeleev because 118 elements are present in the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. नाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. तो जो मेंडेलीव के यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जो लिमिटेशंस थे वो सारे लिमिटेशंस हम यहाँ पे ओवरकम कर रहे हैं कि भाई सारे एलिमेंट्स मिल गए तो कुछ फोरकास्ट नहीं करना है, कुछ स्पेसेस एम्प्टी नहीं रखने हैं. एटॉमिक मास वाला हमारा जो मेन लिमिटेशन थे वो सॉल्व हो गया. क्यों? क्योंकि मेंडेलीव ने जो काम किया था बेटा, कि मेंडेलीव ने अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक मास अरेंज किया था, तो उसमें दो वेरिएशंस आते थे, दो लिमिटेशन वाज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. तो आइसोटॉप्स क्या थे? तो आइसोटॉप्स यानी एक ही एलिमेंट होता है जिनके अलग अलग मास होते हैं, दैट आर द आइसोटॉप्स. दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनके मास सेम होते हैं, दैट इज आइसोबार्स. क्लियर. तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से हम यहाँ पे ठीक तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पाते थे. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है. तो आइसोटॉप्स को अलग जगह पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आइसोटॉप्स रख सकते हो.
क्यों? क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां और इसके प्रीवियस वाले मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन तय नहीं की गई थी कि भाई फर्स्ट ग्रुप में रखे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के जैसे, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी है उनकी लास्ट ऑर्बिट में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जैसे रखे 7th ग्रुप में। तो वैसे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की जो एक स्पेस है वो कोई फिक्स स्पेस नहीं कह सकते कि फर्स्ट ग्रुप में भी आ सकता है और 17th ग्रुप में भी आ सकता है। 7th नहीं 17th, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, हेलोजेंस के साथ, या तो फिर अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ। फिर भी हम रखते हैं उसे अल्कली मेटल के साथ क्योंकि वो एसिड बना लेता है, तो थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल जैसा भी है, थोड़ा प्रॉपर्टी हेलोजेंस जैसा भी है। तो अभी तो फिलहाल के लिए उसको फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं, वरना उसकी पोजीशन, ये दोनों का एक कॉमन एक जैसा लिमिटेशन कह सकते हो कि हमने रख दिया है, लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल जैसी है। क्लियर? सो नाउ स्टार्टिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन, हमने क्या नहीं किया है, तो ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हमें पता चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जनरली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये 3 कॉन्सेप्ट है। फिर होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज होना, मेटालिक कैरेक्टर का इंक्रीज डिक्रीज होना। तो ये जो ट्रेंड्स है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से हम क्या क्या और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो हमारा अभी हमने एक्सक्लूड नहीं किया, तो उसके मतलब अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फ्रॉम द क्वेश्चंस फ्रॉम द पेज नंबर 81, द क्वेश्चन फ्रॉम द पेज नंबर 81, तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द पेज नंबर 81 इज, तो आप ओपन कर लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं यहां पे। डिड डोब्रेनियस ट्रायड आल्सो एग्जिस्टेड इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? क्या कि डोब्रेनियर है, तो डोब्रेनियर का जो ट्रायड्स था, 3 के ग्रुप थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्क्रोटियम, बेरियम, ये 3 ट्रायड्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्क्रोटियम, बेरियम, ये 3 ट्रायड्स डोब्रेनियर ने दिए थे। क्या वो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी है? तो न्यूलैंड का टेबल देखोगे तो आपको सेकेंड वहां पे ग्रुप में ही आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने का मिलेगा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन द सेम ग्रुप। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7u, सोडियम का एटॉमिक मास 23u एंड पोटेशियम का 39u, तो इन दोनों का एवरेज भी बीच वाला मिल रहा है। So we can say that yes, Dobrenius triads are also seen. Not all the triads, but few of the triads are also seen in the Newland's periodic table. का जो न्यूलैंड ने टेबल बनाया था उसमें भी डोब्रेनियर के ट्रायड दिखते हैं। Clear? Now moving on to the question number 2. What are the limitations? What are the limitations of the Dobrenier's classification? सबसे पहला limitation, that arranged according to the atomic mass. Second, all elements were not classified. All elements, सभी elements को classify नहीं किया था, जितने थे उसमें से भी कितने, only 3 triads were formed. Fourth limitation, new elements were formed, the triads were to be broken, कि triads थे उनको तोड़ना पड़ा। कब? जब नए एलिमेंट्स आए तब। तो यहां पे आप ध्यान दे सकते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एक ग्रुप में रखा था, क्यों? क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर यहां पे एक और रुबिडियम दे देते तो 4 का ग्रुप हो जाता है, तो उसे हम ट्रायड्स कह सकते नहीं है। सो दिस आर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ द डोब्रेनियस ट्रायड्स, हमने बहुत डिस्कस किया है, तो ज्यादा मैं यहां पे नहीं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, what are the limitations of the Newland's octaves? What are the limitations of the Newland's law of octaves? तो जो octaves थे उसका क्या limitation था? The same one. First, arranged according to the atomic mass. Second,
was only applicable to the calcium, only applicable to the calcium, कि कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल नहीं था, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। क्लियर? तो कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आए उसके ऊपर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल नहीं था। नाउ द थर्ड वन लिमिटेशन, कि भाई कोबाल्ट एंड निकल को कोई अलग ग्रुप में रखा था जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उनके जैसी नहीं है, उसको किसके साथ रखा गया था? उसको रखा गया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। कोबाल्ट की और निकल की एक जैसी है, उसकी किसके जैसी है? आयरन के जैसी। कोबाल्ट हैज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू द निकल, निकल की केमिकल प्रॉपर्टीज आयरन की जैसी, लेकिन सिर्फ इन दोनों को साथ में रखा था, आयरन को उसके साथ नहीं रखा था। तो यहां पे क्या कह सकते हैं? इनको साथ में रखा था। The elements having the different chemical properties was in the same group, whereas the elements having same chemical properties were separated, कि उनको अलग जगह पे रखा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी साथ में नहीं उनको एक ही ग्रुप में रखा, जिनकी सेम है उनको अलग अलग रखा। तो ऐसा रख सकते नहीं है, एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट रखे, कोबाल्ट एंड निकल एक ही जगह पे रख दिए। क्लियर? समझ में आया? नाउ द फोर्थ वन लिमिटेशन, कि भाई ऑल एलिमेंट्स वेर नॉट प्रेजेंट। क्लियर? न्यू एलिमेंट्स वेर फाउंड, तो क्या करा? टेबल को तोड़ना पड़ा। न्यू एलिमेंट्स आए तब टेबल को तोड़ना पड़ा। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ठीक तरीके से वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया तो नहीं चला। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चंस फ्रॉम दी पेज नंबर 85, पेज नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूं। नाउ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक बार देख ले, समझ ले, एक बार आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक में देख लो, मुझे तो थोड़ा याद है, आप भी याद कर लो, फिर ये सॉल्व करना हम ट्राई करते हैं बेटा। तो अभी अगर आपने कर लिया है तो नाउ यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग। किस किस के ऑक्साइड्स बनाने हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में पोटेशियम, सॉरी कार्बन है, क्लोरीन नहीं है, ओनली सी, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन बेरियम। चलो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो दिस वन इज इन द फर्स्ट ग्रुप। पोटेशियम कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में है। तो उसके ऊपर देखो ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड दिया होगा, क्या होगा? R2O, R2O। तो हमें R नहीं रखना है, हमें तो कौन सा रखना है? हमें पोटेशियम का ऑक्साइड चाहिए, तो हम क्या रखेंगे बेटा? K2O। सिमिलरली कार्बन के ऊपर, कार्बन विल बी इन द आई थिंक फोर्थ ग्रुप, कार्बन इज इन द फोर्थ ग्रुप, तो वहां पे क्या होगा? RO2। तो यहां पे भी CO2। ऑक्साइड्स बनाने मतलब ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाते हैं, तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है K2O, कार्बन बनाता है CO2, एल्यूमिनियम बनाता होगा R2O3, R2O3 इन द थर्ड ग्रुप। तो यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा? Al2O3। तो ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज Al2O3। सिमिलरली सिलिकॉन और कार्बन एक ही ग्रुप में है, तो यहां पे CO2 बन रहा है, तो यहां पे भी क्या बनेगा? SiO2। क्लियर? बेरियम, बेरियम सेकेंड ग्रुप में है, तो RO दैट इज BaO। R की जगह जो एलिमेंट उस ग्रुप में है वहां पे आप वो चीज रख सकते हो। सो दैट इज क्वाइट सिंपल। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि ये जो पोटेशियम है वो फर्स्ट ग्रुप में है, कार्बन है वो फोर्थ ग्रुप में है, देन एल्यूमिनियम है वो थर्ड ग्रुप में है, नाउ सिलिकॉन है वो भी फोर्थ ग्रुप में है, और बेरियम है वो सेकेंड ग्रुप में है बेटा। तो इसीलिए उसके हिसाब से ऑक्साइड्स में ऐसा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, बिसाइड्स गैलियम which other elements have since been discovered that were left by the Mendeleev periodic table। कि यहाँ पे अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें बेटा, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि भाई बहुत सारे ऐसे एम्प्टी स्पेसेस मेंडेलीव ने छोड़ दिए थे जिसमें लिखा था एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का की जगह दो दो अगर ऐसे उस जैसे सेम एलिमेंट आए तो उसे डीवा बोलते। क्या बोलते? डीवा मतलब टू, देन ट्राई, तो मतलब
13, इस तरीके से इक्का दुक्का तिक्का इस तरीके से काम चलाता है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। बट नाउ व्हाट वाज द एका दैट द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट डिस्कवर्ड, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स, देयर आर मेनी, 5 to 7 ऐसे एलिमेंट्स के लिए उन्होंने एम्प्टी स्पेस रखी थी। तो आपको कोई भी 2-3 नाम याद करने, तो एक तो हमें यहां पे दिया हुआ है दैट इज गैलियम, सेकेंड वन वाज जर्मेनियम, स्कैंडियम, क्लियर। तो ये ऐसे एलिमेंट्स थे, तो आप कह सकते हो कि गैलियम तो दिया हुआ है, जर्मेनियम, स्कैंडियम, तो गैलियम दिया हुआ है, दूसरे 2 एलिमेंट्स आप यहां से लिख सकते हो। तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम आर द एलिमेंट्स that were not discovered until the classification of the Mendeleev by the Mendeleev। मेंडेलीव ने जब तक क्लासिफिकेशन नहीं दिया तब तक गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम फाउंड नहीं हुए थे, तो उन्होंने एम्प्टी स्पेस रख दिया था। क्या रख दिया था बेटा? एम्प्टी स्पेस। Now moving on to the question number 3, what were the criteria used by the Mendeleev in creating the periodic table? तो यहाँ पे थर्ड वन, मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो किसके हिसाब से बनाया? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के हिसाब से उन्हें एलिमेंट बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया और एलिमेंट को अरेंज किया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, अगर एटॉमिक मास में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, then after every specific interval of time the element repeats its chemical properties। क्या? वापिस कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो मतलब यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल, कि थोड़े इंटरवल के बाद वापस उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। देखो यहाँ पे सेम आई, यहाँ पे अगेन सेम आई, अगेन यहाँ पे देखेंगे तो अगेन सेम आई। देन आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल, कोई ना कोई एक इंटरवल के बाद तो रिपीट करेंगे ही करेंगे। आफ्टर कोई ना कोई एक इंटरवल के बाद वो अगेन अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया। तो आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल द एलिमेंट्स रिपीट्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसा किसका कहना था? मेंडेलीव का। लेकिन ज्यादातर उनके एलिमेंट्स तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किए, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं थे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई हल्का सा गफला था। इट मीन्स इट इज द लिमिटेशन कि भाई ऑल एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कम एटॉमिक मास वाले थे वो पीछे थे, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को आगे रखा था। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, why do you think the noble gases are placed in the separate group? Why do you think कि भाई देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, कोई भी ले लो, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। This element has one electron in the outermost orbit, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5, 6 and 7 electrons. See, lithium has 1 electron, beryllium has 2 electron, boron has 3 electrons, carbon has 4 electron, nitrogen has 5, oxygen has 6 and 7, fluorine has 7 electrons in the outermost orbit. It means कि इसमें से किसी की भी लास्ट ऑर्बिट फुल नहीं है, इसमें से किसी की भी लास्ट ऑर्बिट फुल नहीं है। बट हम बात करते हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जिनकी लास्ट ऑर्बिट कैसी है? लास्ट ऑर्बिट इज फुल, लास्ट ऑर्बिट इज फुल। तो इसमें से किसी के साथ नहीं रख सकते, उसको अलग ही रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी लास्ट ऑर्बिट फुल है। तो अगर लास्ट ऑर्बिट फुल है तो उसको तो अलग ग्रुप में ही रखना पड़ेगा ना यार, इतना तो कॉमन सेंस है। इसमें से किसी के जैसा नहीं है। देखो इन सब में से किसी की लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो 2 है, ना तो 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7। मतलब किसी भी में भी लास्ट ऑर्बिट में एम्प्टी स्पेस नहीं है। ये सारे ऐसे एलिमेंट है जिनकी लास्ट ऑर्बिट कैसी है बेटा? फुल है। लास्ट ऑर्बिट कैसी है? फुल है। ऐसा मत याद रखना कि बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम की भी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरियम की लास्ट ऑर्बिट में 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो एम्प्टी ऑर्बिट है। इसमें तो 2 ही आ सकते, तो 2 के 2 फुल है।
सो एंड सो इट इज दी इनर्ट गैसेस को, इनर्ट गैसेस है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है, नॉन रिएक्टिव किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये सारे तो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, अलग ग्रुप में ही रखना पड़ेगा। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू दी पेज नंबर 90, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ को हम एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे बेटा? बिकॉज दे आर नॉट इन दी GSAB 2020 सिलेबस। तो हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से करेंगे, बाकी का जब पढ़ेंगे तब उसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चंस ऑफ द पेज नंबर 90. Now, how could the modern periodic table remove the various anomalies of the Mendeleev's periodic table? तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या रिमूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर। मतलब एक ही मेजर डिफरेंस था, एक ही मेजर डिफरेंस था जिसकी वजह से सारे के सारे लिमिटेशन सॉल्व हो गए कि भाई एटॉमिक मास से अरेंज करते हैं तो आइसोटोप्स को रखने की जगह नहीं है। क्लियर? तो अगर हम एटॉमिक मास से अरेंज करते हैं तो आइसोटोप्स को रखने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 है। सो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन हम चूज करेंगे फॉर प्लेसिंग इन दी मॉडर्न इन द पीरियोडिक टेबल। लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर से अरेंज करें तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर सेम हुआ। तो तीन में से किसी का भी रख दो, हमें क्या है, वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। सो ऑल द आइसोटोप्स कैन बी अरेंज्ड इन द सेम पोजीशन। सो ऑल द आइसोटोप्स कैन बी अरेंज्ड इन द सेम पोजीशन। तो उसमें कोई पोजीशन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो उस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड लिमिटेशन इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कि भाई उन्होंने सीरीज बना दी थी, 4th पीरियड में से 5th पीरियड में दो सीरीज आती थी, एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, लास्ट वाले बॉक्स में तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, तो हमने उसको लंबा चौड़ा करके 18 ग्रुप का बना दिया। तो कोई पे भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने पड़ रहे हैं। क्लियर? सो दैट इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उसमें सबसे मेजर डिफरेंस क्या था, एटॉमिक मास से हमने एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दिया। तो वहां पे एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर। ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। जब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कोई भी चीज पूछे तो आंख बंद करके पहला सेंटेंस आपको चिपका देना है, दैट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर। अर्थात इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। एटॉमिक नंबर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं बेटा। तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो उसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या है, दैट एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टू देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 एलिमेंट्स you would expect to show chemical reaction similar to the magnesium. Second question, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कंपाउंड बनाता है MgH2, MgO, MgCl2। तो ऐसे कंपाउंड्स मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हमें दिखानी है, तो मतलब कंपाउंड सेम बना रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होगी। तो ऐसा कौन से और एलिमेंट होंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम जैसी ही होगी? तो याद करो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स का इंडिकेट करते हैं इन द सेम ग्रुप हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आया। कौन आया? मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में से उठा के किसी को भी 2 रख दो। तो मैग्नीशियम के ऊपर आता है बेरिलियम, तो बेरिलियम भी क्या बनाएगा, BeH2, BeO, BeCl2। कैल्शियम है, बेरियम है, स्क्रॉन्टियम है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके जैसे होंगे, मैग्नीशियम के जैसे। किसके हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, क्योंकि वो भी इसी तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज बनाएगा। CaO क्विक लाइम,
CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्राइड, BaH2, BaO, BaCl2, BeH2, BeO, BeCl2, MgH2, MgO एंड MgCl2। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पे दिखाते हैं बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ये कहां से ढूंढने जाएंगे? फर्स्ट वन, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। ऐसे कितने एलिमेंट्स चाहिए? ऐसा ही है ना, 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। तो वापस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ऐसे वर्टिकल कॉलम्स 18 है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 7 है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंडिकेट करता है। अगर कोई एलिमेंट 4th पीरियड में है तो मतलब उसके पास 4 ऑर्बिट है। अगर कोई एलिमेंट 3rd पीरियड में है तो उसके पास 3 ऑर्बिट्स है। अगर कोई एलिमेंट 6th पीरियड में है तो उसके पास 6 ऑर्बिट्स है। हाँ, ऑर्बिट का क्लियर। तो कॉलम्स क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। सेकेंड ग्रुप में है तो लास्ट ऑर्बिट में 2। लास्ट ग्रुप में है तो लास्ट ऑर्बिट इज फुल। लास्ट सेकेंड में है तो देयर इज 1 एम्प्टी स्पेस रिमेनिंग। अगर 8 की ऑर्बिट है तो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। इफ इट इज ऑर्बिट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स देन देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स। उस हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं। तो हमें तो क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट मतलब लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रुप 1। ग्रुप 1 में से कितने चाहिए हमें? 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो कोई भी 3 लिख दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आपकी मर्जी। जो लिखना है वो लिखो, इसमें से ही जो लिखना है वो लिखो। वैसे यहां से कुछ मत लिख देना। मैग्नीशियम इज इन द सेकेंड ग्रुप, मतलब उसकी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम, इन सब की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। 2 एलिमेंट्स दैट हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, तो वो कौन से होंगे? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम, स्क्रॉन्टियम। क्लियर? Why? Because they are in group 2. They are in group 2. तो यहां पे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इन सब के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। 3 एलिमेंट्स विथ फील्ड आउटर मोस्ट सेल, जिनकी लास्ट सेल फुल्ली फील्ड है। याद करो, हमने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को क्यों नहीं रखा था अलग? इनके साथ अलग ग्रुप में क्यों रखा था? क्योंकि इनकी लास्ट ऑर्बिट कैसी है? फुल है। तो इसमें से कितने लिखने हैं आपको वो पता नहीं है, लेकिन लिख डालो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, these are the elements having the last orbit fully filled। इसीलिए तो उसे 18th ग्रुप में रखा जाता है। 18th ग्रुप में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनकी लास्ट ऑर्बिट फुल है, क्योंकि 18th के बाद कोई ग्रुप नहीं है। तो पहले ग्रुप में वो रखते हैं हम जिनकी 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो लास्ट ग्रुप में आएगा तो क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगी ऑर्बिट। इसीलिए तो लास्ट ग्रुप वाले एलिमेंट रखे जिनके आउटर मोस्ट सेल बोले, ऑर्बिट बोले, एनर्जी लेवल्स बोलो, जो आउटर मोस्ट है वो फुल्ली फील्ड है। क्लियर? तो ऑर्बिट की जगह कभी सेल्स भी बोल जाते हैं, SHELLS, सेल्स। तो सेल्स बोले या तो फिर एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो। तो एनर्जी लेवल्स बोले, शेल्स बोले, या तो फिर ऑर्बिट बोले, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, जिनका ये लास्ट फुल्ली फील्ड है। इसलिए तो उनको लास्ट ग्रुप में रखा है। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट्स। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हाँ, ऑब्वियस है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब को जो फर्स्ट ग्रुप है उसे क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और बेस बनाते हैं। सही है? इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स? तो लिथियम, सोडियम, यहां पे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या सिमिलरिटी है? दैट दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट और शेल। क्लियर?
क्या सिमिलैरिटी है लिथियम सोडियम पोटेशियम में कि उनकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द सिमिलैरिटी। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ रेयर एंड लो रिएक्टिविटी। व्हाट इज कॉमन इन देम? तो हीलियम और नियॉन में क्या कॉमन है बेटा? हीलियम और नियॉन में क्या कॉमन है कि उनकी जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट वो कैसी है बेटा? तो लास्ट ऑर्बिट फुल है, लास्ट ऑर्बिट इनकी फुल है बेटा। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच आर द मेटल्स अमोंग द फर्स्ट 10? अमोंग द फर्स्ट 10 कहीं लिखे हैं मैंने? नहीं लिखे। तो चलो यहां पे लिख देता हूं, आप ध्यान रखना। इसको रब ही कर देते हैं, चलो फर्स्ट वन को रब करते हैं। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। द एलिमेंट्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स। हाइड्रोजन डोनेट गेन दोनों करता है, नहीं होगा। हीलियम तो कुछ नहीं करता है, तो भी नहीं होगा। लिथियम डोनेट करता है, +1 बनाता है। बेरिलियम +1 बनाता है। बोरॉन तो कुछ नहीं करता है। कार्बन कुछ नहीं, नाइट्रोजन कुछ नहीं, मतलब डोनेट नहीं करता है। बाकी सारे गेन तो करते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन तो सेमी मेटल में आता है। तो सिर्फ 2 ही हमारे पास ऐसे एलिमेंट है, लिथियम एंड बेरिलियम, जो डोनेट करते हैं, विच आर द मेटल्स अमंग द टॉप 10। टॉप 10 तो नहीं है, लेकिन 1 to 10 elements, first 10 elements. By considering the position of the periodic table, which of the following elements would you expect to have the maximum metallic character? तो यहां पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करो बेटा, कैसा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? थोड़ा थोड़ा इसके जैसा दिखता है। यहां पे एक जिगजैग लाइन होती है, याद आया है ना? सो दैट आर द सेमी मेटल्स। ये सारे क्या है बेटा? ये मेटल्स है। ये कैसे है? नॉन मेटल्स है। तो जैसे ही लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो मेटल कम होते जाते हैं, नॉन मेटल बढ़ता जाता है। तो अगर आपको 2-3 मेटल पूछे गए कि इसमें से सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा है, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा ना वो सबसे ज्यादा मेटालिक है। जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा ना, कि मतलब ये फर्स्ट ग्रुप वाले सबसे ज्यादा मेटालिक है, फिर आते सेकंड ग्रुप वाले, फिर थर्ड ग्रुप वाले, मतलब जो लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा रखे गए, जो जितना ज्यादा लेफ्ट होगा उतना ज्यादा मेटालिक होगा। तो हमें जो ऑप्शन दिया गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बेरिलियम, तो यहां पे गैलियम, जर्मेनियम सारे इस तरफ आ जाएंगे और बेरिलियम यहां पे कहीं पे होगा। तो मतलब वो लेफ्ट में है, तो बेरिलियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। बेरिलियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा बेटा। क्लियर? तो यहां पे हमारे इंटेक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच बेटा।